अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहत और आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं फरहत वर्ल्ड। दोस्तों, आज गुजरांवाला में जलसा हुआ मुत्तहिदा पोजीशन का, जिसमें बहुत कुछ हुआ। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, पहले आप ये छोटा सा मेरा वीडियो क्लिप देखिए। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो। तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपया आएगा, हर बंदे के पास। सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीयत को गिराएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जमदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसने सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलतों में कौम की कदमों में निकाला। मियां साहब हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। तो आपने अभी ये वीडियो देखी और अब जरा सी ये वीडियो देखिए। और ये देखिए बिलावल भुट्टो जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं मरियम नवाज से। तो दोस्तों, आपने देखा कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। सियासी तौर पे जो बयानात होते हैं वो सियासी तौर पे ही दिए जाते हैं, लेकिन ये हमारी जो सादा लोग अवाम है वो उन बयानात को सच समझ लेती है और वो सच्चे दिल से वो अपनी पार्टियों के लिए काम भी करते हैं, अपनी पार्टियों के लिए तन मन धन की बाजी भी लगाते हैं, जाके शदीद तरीन गर्मियों में या सर्दियों में जाके वोटिंग भी कराते हैं। लेकिन दरअसल ये सब ऐसा लगता है कि अंदर से मिले हुए हैं और इनके लिए ये जो बयानात हैं, जो खड़ों के बयानात देते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे को चोर बोलते हैं और फिर चोर ही आपस में मिल जाते हैं। देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो में एक दूसरे को जो इल्जामात लगा रहे हैं और अब एक दूसरे के साथ मिल गए हैं ये, तो ये इससे ये जो हमारी अवाम है, जो पब्लिक है, उसमें ये सियासी शऊर होना चाहिए। ये शऊर उनको पता नहीं कि कब आएगा कि आप जिस कैंडिडेट को जाके वोट देते हैं उसकी साबका जो हिस्ट्री है, जो उसका साबका काम है अपने हलके में, वो मद्देनजर रखें कि उसने क्या काम किया है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका अवाम के साथ बिहेवियर कैसा है, उस पर कोई मुकदमा नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा अखलाकी इल्ज़ाम नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हमारी अवाम है, लेकिन हमारी अवाम जो है वो इस तरफ तो आती नहीं है, वो सियासी बयानात में फंस जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जिसको कहती हैं और जिसको वो सपोर्ट करते हैं जाके उसको वोट देते हैं। रिजल्ट ये है कि फिर वही का वही सारा आवे का आवा बिगड़ा होता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर और सब उसी तरह से पुरानी कहानी चल रही होती है। तो देखा दोस्तों आपने कि कल के दुश्मन आज के दोस्त कैसे हुए। और अवाम जो है, मैं भी हैरान हूं कि अवाम, उस पंडाल में जो अवाम है, जो पब्लिक है, ये वही लोग हैं कि जो कल तक नारे मार रहे थे एक दूसरी पार्टियों के खिलाफ, आज वो सब साथ खड़े हुए हैं। और ये भी बड़ी अजीब गरीब बात है कि ये
सब मिल के साथ खड़े हुए। तो इससे मालूम ये होता है कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। तो आइंदा जो हमारी अवाम है, जो हमारी सादा लो अवाम है, वो ख्याल रखे कि ये जो बयानात जो लीडर जो ये खड़े होकर देते हैं और एक दूसरे के खिलाफ देते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ उनको इस बात की फिक्र होती है किस तरीके से मुखालिफ को एक्सप्लॉइट किया जाए और उस मुखालिफ को एक्सप्लॉइट करके अपनी सीटों को विन किया जाए। दोस्तों, आज एक बहुत अजीब और गरीब बात हुई और उसे मैं कुदरत का इंतकाम कहूंगा। कुदरत का इंतकाम इस तरह से कि आज इस जलसे में, गुजरावाला के जलसे में, जनाब मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात हुई, जिनके ऊपर अय्यूब खान ने झूठा गद्दारी का इल्जाम लगाया था। ना सिर्फ उन पर झूठा गद्दारी का इल्जाम लगाया था, बल्कि उन पर यह इल्जाम लगाया था कि उनके भारत के साथ रवाबित हैं। आप सोचिए कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कायद आज़म की बहन थी, उन पर ये अय्यूब खान ने इल्जाम लगाए थे। और आज इस जलसे में जिन साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो जो स्टेज के संभालने की जिम्मेदारी थी, उनका नाम था जनाब खुर्रम दस्तगीर। और खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो उनके वालिद जो थे गुलाम दस्तगीर, उन्होंने इसी गुजरावाला में एक डॉग में एक फीमेल डॉग कह लें, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो इंतखाबी निशान था लालटेन एक फीमेल डॉग के गले में डाली और उसको पूरे गुजरावाला में घुमाया। और उन्होंने ये कहा कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं वो अय्यूब खान के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी होना चाहती हैं और इलेक्शन जीतना चाहती हैं। कुदरत की सितम जरीफी देखिए कि उन्हीं के जो साहबजादे खुर्रम दस्तगीर आज उस स्टेज पे खड़े थे जहां पर ये जिक्र हुआ कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके सियासी कैरियर, उन जमहूरियत में उनका किरदार और उनकी वफादारी के ऊपर बात हुई। और ये कुदरत का इंतकाम था कि वो सुन रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब और उनके वालिद साहब ने जो किया था। खैर, खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो ये नहीं किया और मेरे ख्याल में किसी के ऊपर पर्सनल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल तारीख का इंतकाम है। उनके फादर ने ये काम किया था और आज उसी जगह पे, उसी जलसे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बात हुई कि उनके ऊपर झूठा गद्दारी का इल्जाम लगाया गया। तो दोस्तों, ये एक आज का जलसा बहुत अजीब गरीब था। आज के जलसे में जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है, मैं समझ नवाज शरीफ ने खुलकर इल्जाम लगाया जनाब जनरल बाजवा पे कि वो सियासी तौर पर और मुकम्मल तौर पर वो इस बात के जिम्मेदार हैं कि उन्होंने इमरान खान को सेलेक्ट किया, उनको हुकूमत में लेके आए, नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई और अब अवाम जिस महंगाई में और जिस मुश्किल में है उसके तमाम तर जिम्मेदार जनाब बाजवा है। उन्होंने जनरल फैज का भी नाम लिया कि वो सब उन्होंने उनके सामने ही सब कुछ हुआ। तो दोस्तों, ये एक ऐसा वार है जो नवाज शरीफ साहब ने किया। पहले मैं ये समझा था पाकिस्तान में कुछ भी होता है, पहले मैं समझा था नवाज शरीफ साहब, मैं हैरान हूं कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह से पाकिस्तान से वो बाहर गए कि वो बीमार हैं और वो बाहर गए और बाहर जाने के बाद उनका जो ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये इनका कुछ फौज के साथ जो है कोई उनका कुछ एग्रीमेंट हो गया है कि ये बाहर जाएंगे, चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, या कुछ मेरे ख्याल में कुछ पैसे देंगे। कुछ सुना ये कि कई $1 मिलियन की जो है पुली बार्गेन हुई है, ऐसा मुझे कुछ लगा। लेकिन अब जो नवाज शरीफ साहब है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी तमाम कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया, या उनको कोई ऐसी पीछे से उनको कोई ऐसा बैकअप मिला है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एकदम खुल के फौज के खिलाफ इस तरह से बोले और डायरेक्ट जनरल बाजवा का नाम लें। इसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ कोई सपोर्ट उनको ऐसी है कि वो अब किसी चीज से नहीं डर रहे। हालांकि उनकी जो बेटी है वो पाकिस्तान में है, उनके भाई जो हैं वो इस वक्त नैब की हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुलकर वार किया और खुल्ला उन्होंने तो मुझे अल्ताफ हुसैन साहब की याद दिला दी। तो फिर मुझे अल्ताफ हुसैन साहब को ऊपर बड़ा इल्जाम लगा कि वो गद्दार हैं और उन पर बहुत कुछ इल्जाम लगे। उन्होंने भी डायरेक्ट फौज को मोवरद इल्जाम ठहराया, तो नवाज शरीफ साहब ने भी ठहराया। मुझे लगा नवाज शरीफ साहब ने जो 6 धमाके किए थे, एटमी धमाके किए थे, ये धमाका मेरे ख्याल में उन सबसे बड़ा धमाका है जो उन्होंने किया है। अब देखना यह है कि फौज की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या, मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा वार है कि इसके ऊपर मेरे ख्याल में अब इसको
ایک گولی ہے جو کڑوی گولی، وہ فوج اس کو نگلے گی یا اگلے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ بہت بڑا دھماکہ ہے، اور یہ پاکستانی جو فوج ہے، ہماری پاکستانی فوج ہماری ایک مکمل پروفیشنل فوج ہے، اور پاکستانی فوج کے ساتھ یہ پرابلم رہی ہے کہ کچھ جرنیلز جو ہیں انہوں نے تالا آزمائی کی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ پاکستان میں پہلے ایوب خان، اس کے بعد پھر یحییٰ خان، جناب یحییٰ خان کے بعد جناب ضیاء الحق صاحب، اور پھر جنرل مشرف، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ جمہوری طور پر الیکٹڈ گورنمنٹس کو انہوں نے گرایا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ کسی بھی گورنمنٹ کو 2 سال 3 سال سے زیادہ نہیں چلنے دیا، اور یہ شاید مشرف کے دور میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی گورنمنٹ جو تھی، وہ جمہوری حکومت جو تھی، وہ 5 سال چلی، ورنہ 2 سے 2.5 سال کے بعد اس کو گرایا جاتا ہے۔ تو حکومت جو ہے، جمہوری حکومتیں کوئی کام نہیں کر پاتی، کیونکہ کام کرنے کے لیے ایک ذہنی طور پر جو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے، جو کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں ملی، اور وہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاتی ہے، اسی میں سارا ان کا ٹائم گزر جاتا ہے، عوام اسی طرح سے پس رہی ہوتی ہے۔ اور میرا خیال میں کہ یہ کوئی بات اب ڈھکی چھپی اتنی زیادہ ہے نہیں، لیکن ہمیں اپنی پاکستان آرمی پر فخر ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک، میں جب بھی اپنی آرمی کے بارے میں سوچتا ہوں، ماشاءاللہ ایک میرے منہ سے لفظ نکلتا ہے الحمدللہ۔ تو پاکستان آرمی جو ہے وہ ہمارا یعنی کہ ترہ امتیاز ہے، ہم اس پہ اپنی پاکستان آرمی پہ فخر کرتے ہیں، اور ہم اپنی وطن اور اپنی پاکستان آرمی کے لیے دل و جان سے حاضر ہیں۔ لیکن یہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو نواز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے، وہ ایک فرد واحد کے بارے میں کی ہے۔ پاکستانی عوام جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کی محافظ ہیں، اور یہ جو ایک کریکٹر ہوا ہے چھوٹا سا، یہ بالکل ایک نواز شریف صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ان کا وہ پوری پاکستان آرمی کو وہ کسی بھی حوالے سے مورد الزام نہیں ٹھہراتے، وہ کچھ جو فرد واحد ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ان کو یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ دوستوں، میں آج ایک اور ذکر کروں گا، وہ ذکر یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ الزام دینا چاہتی ہے اگر آرمی کو کہ اس نے سیاست میں مداخلت کی، تو وہ کوئی کھل کے نام نہیں لیتی ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے کھل کے نام، اس سے پہلے نواز شریف صاحب جو ہے وہ خلائی مخلوق کا ذکر کرتے رہے ہیں، خلائی مخلوق اور انجان لوگ اور مختلف قسم کے نام دیے، لیکن اس دفعہ تو سب کچھ کھل کے صاف ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے اپنی تمام تر جو کشتیاں ہیں وہ جلا دی ہیں، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جو آنے والے جلسے ہیں، ان جلسوں میں عمران خان جو ہیں وہ کس طرح سے اس موومنٹ کا سامنا کرتے ہیں۔ بحیثیت پرسنلی میں نے ان کا گجرانوالہ میں جلسہ دیکھا، مجھے کچھ بھی امپریس نہیں ہوا، کیونکہ 12-13 جماعتیں غالباً ان سب نے مل کر یہ جلسہ کیا، جس میں کچھ لوگ موجود تھے، اور وہ مجھے کہیں سے بھی وہ کچھ جلسہ نہیں لگ رہا تھا، وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں، اتنے لوگ تو اگر میرے خیال میں کہ یہ بلاول بھٹو اور مریم نواز اور فضل الرحمان کہیں کھڑے ہو جائیں، اتنے لوگ تو خالی ان کو دیکھنے کے لیے شاید کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مجھے نہیں لگا کہ یہ کوئی ایسا کوئی بڑا شو تھا، کوئی جس سے کہ کوئی لوگ امپریس ہو جائیں۔ اصل ایشو ہے مہنگائی، اور اس ایشو پہ جو ہے نواز شریف صاحب نے بات کی، لیکن ان کی بات بھی بڑی عجیب تھی کہ دوستو کہ آپ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا، دمکتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا، آپ لوگوں کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ آپ کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، بجلی کا بل دیتے ہوئے آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ بھائی، یہ سب کچھ پہلے سے مہنگا تھا، آلریڈی مہنگا تھا، جب نواز شریف صاحب جب آپ تھے تب بھی یہ سب کچھ مہنگا تھا، لیکن ہاں اب جو مہنگا ہو گیا ہے تو وہ ڈبل ہو گیا ہے، اور جب ڈبل ہو گیا ہے تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ پہلے اچھا تھا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو نئی آنے والی حکومت ہوتی ہے تو انسان پرانی حکومت کی یاد کرتا ہے، یار پہلے صحیح تھا، پہلے جو تھی پرائزز کم تھیں۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے یہ جو خیالات ہیں یا یہ جو بھی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ
कोई टॉपिक मुझे देना चाहें कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं कनाडा के हवाले से, तो मैं ज़रूर उसके लिए आप सबके लिए मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा एक और बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन का बटन है आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। मैं अपनी वीडियोस जो है फेसबुक पे भी शेयर कर रहा हूं। अगर आप फेसबुक पे देखना चाहें तो फरहत सैयद मेरा फेसबुक पेज है, उस पर आप आके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी महंगाई पे आने वाली है। पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके रीजंस क्या हैं और उसका खात्मा कैसे हो सकता है, इस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।